महिला अधिकारों को लेकर देश में कई बड़े कार्यक्रम हर साल होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी भारत सरकार के अधीन कार्यरत है और लगभग सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी महिला अधिकार एवं बाल विकास को लेकर स्टेट लेवल पे भी अलग अलग मंत्रालय बनाए गए हैं। सवाल महिला अधिकारों को लेकर और महिला के विचारों को लेकर नहीं है, सवाल समाज के उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी रूप में महिला से जुड़े हुए होते हैं। महिला माँ, बहन, पत्नी और बेटी और न जाने कई ऐसे रिश्ते में आते हैं जो लोगों को कभी न कभी तो अपने जीवन में इस ओर झकझोरने का इशारा हो ही जाता है। लेकिन दुनिया ज़रूरत के सिद्धांतों पे चलती है, इसलिए बहुत कुछ महिला अधिकारों को लेकर पिछले 75 सालों में नहीं हो पाया। अगर ताज़ा जानकारी को माने तो देश में 72 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 67 करोड़ महिलाएं हैं। ऐसे में 5 करोड़ का जो ये गैप है, जो कुल आबादी का लगभग 8% का गैप है, यानी हर 100 में 8 महिलाएं लगभग 92 पर आती हैं, ये एवरेज है। ऐसे में महिला अधिकारों को लेकर काफ़ी सवाल हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता वो महिला अधिकारों के लिए जाने जाने वाले एक ऐसी शख्सियत जो यूँ कह लें तो लंबे समय तक महिला अधिकारों को लेकर काम किया है, उषा मेघवाल जी। और अपने विचारों के साथ ये हमारे कुछ सवालों के भी जवाब देंगे। ये कई तरह की सोशल ऑडिट कर चुके हैं। सामाजिक अंकेक्षण में इन्हें कई ऐसी चीज़ों का पता चला जो इन्हें झकझोर दिया और फिर ये महिला अधिकारों के लिए काम करने लगी। मैम, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। आप हमें ये बताइए कि महिला दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन महिला दिवस हर साल मनाने के बाद भी आज देश की महिलाएं इतनी पीछे क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, महिला दिवस मनाया जाता है उन लोगों के लिए जो शिक्षित हैं। कहा जाता है कि हम यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षित तो हो गए लोग, क्या वो दिमाग से शिक्षित हैं? आप मुझे बताइए। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो महिला दिवस पर भी अपनी बात कह नहीं पाती या उस महिला दिवस को मनाना नहीं चाहती या मना नहीं पाती। आप देखिए ना कि जैसे अभी आपका सवाल है कि महिला दिवस हर साल मनाया जाता है, तो क्या हमें वो राइट नहीं है कि एक दिन हमारे लिए जिया जाए, हमारे घर वाले हमारे लिए जिए? ये अधिकार तो है ना। जिस दिन ये अधिकार बुलंद हो गया या हर औरत ने ये सोच लिया कि नहीं, आज का दिन मेरा है, कोई मनाए ना मनाए, मैं ज़रूर मनाऊंगी, क्योंकि हम औरतें खुद ही नहीं मनाना चाहती महिला दिवस, इसीलिए महिलाएं पीछे हैं। नहीं, महिलाओं के नाम तो 365 दिन है, तो फिर एक दिन क्यों? हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि उन्हें 365 दिन उन्हें वो समानता का दर्जा मिले, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, उन्हें उस चीज़ का दर्जा मिले जिसके वो वाकई हकदार हैं। सर बिल्कुल सही। जैसे कहते हैं ना कि विदाउट सैलरी एक महिला जो होती है, विदाउट सैलरी एक एम्प्लॉय रहती है, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, तो हर रोज़ ही महिला दिवस होना चाहिए। बल्कि जो ये हमारा एक पर्टिकुलर डे है, ये तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। जैसे कहा जाता है कि एक स्पेशल दिन बच्चा जन्म लेता है तो केक एक ही दिन कटता है ना, तो इसीलिए तो वो स्पेशल दिन हर एक लेडी के लिए होना चाहिए और हर लेडी को वो दिन अपने लिए जीना चाहिए। बाकी दिन 365 दिन वो बाकियों के लिए जीती है, पर वो एक दिन उसको खुद के लिए जीना चाहिए। तो हमें अपने विचार बदलने पड़ेंगे। पुरुषवादी सोच और पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, इन सबों के बीच महिला अधिकार कहाँ गायब हो गया है? कैसे महिला अधिकार दोयम दर्जे पे आ गया है? आप कैसे देखते हैं? सर मैं इसको बहुत ही अलग तरीके से देखती हूँ, क्योंकि अगर ये दूसरे नंबर पे कहा जाए तो वाकई में ये दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे आने के लिए एक महिलाओं को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप देखिए ना, महिलाएं जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी शिक्षित हो जाएं, जितना मर्जी कार्यकाजी हो जाएं, फिर भी उन्हें क्या सुनने के लिए मिलता है? तुम करती क्या हो, तुम कहाँ रहती हो। मतलब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ़ोन नहीं उठाओ, ये कपड़े नहीं पहनो, वहाँ नहीं जाओ, ऐसे नहीं करो। क्यों? इसीलिए आज महिलाएं दूसरे दर्जे पे हैं। अगर ये सोच बदल जाए हमारी, शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो ग्रहण कर ली पर सोच नहीं बदलते,
इसीलिए अगर शिक्षा के साथ साथ हम सोच बदल लें तो महिलाएं एक नंबर पे आ जाएंगी। जैसे 72 करोड़ पुरुष हैं और 67 करोड़ महिलाएं, तो ये जो गैप है, इस गैप में कई ऐसे रिलीजन और कई ऐसे व्यक्ति जो डिफरेंट रिलीजन में हैं, वो बहु विवाह को प्रायोजित करते हैं और उसे एक तरीके से प्रभोग करते हैं कि एक पुरुष को कई शादियां करनी चाहिए, लेकिन एक महिलाओं के लिए ये दृष्टिकोण नहीं होता। तो ऐसे में कैसे ये जो मल्टी मैरिज इफ़ेक्ट है, वो कहीं ना कहीं ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये जो सामाजिक ताना बाना है, इसको एक तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसको सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे समझें कि एक पुरुष 4 शादी करेंगे तो फिर और जो पुरुष हैं उनके लिए फिर कैसे लड़कियां इंतजाम हो पाएंगी, उन्हें उनकी शादी नहीं हो पाएंगी। जैसे राजस्थान और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां लड़कियों की संख्या में भारी किल्लत हो गई हैं, जिस वजह से माइग्रेशन के द्वारा जो लोग आते हैं उनको वो मुख्य धारा में लेते हैं। तो ये समस्या को आप कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले तो इस पे रोक लगानी चाहिए कि एक पुरुष को एक ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी बाहर की मतलब सभ्यता अपना रहा है कि हम फ्री हैं, हमें जब चाहे जो चाहे पसंद आए। आजकल ओपनली हो गया है कि आप लिविंग में रह सकते हो। तो इसका भी बहुत बड़ा पश्चिमी जो देशों का वो कह सकते हैं हम कि जितनी भी विचारधारा है वो हम यहाँ ले आए हैं। क्या वहाँ पर जितनी आज़ादी औरतों को है, अगर वो आज़ादी यहाँ पे मिलने लग जाए तो शायद समाज में ये तरक्की होनी शुरू हो जाए। जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हैं, फैमिली कोर्ट हैं, उसमें तलाक के मामले और विवाह विच्छेद के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कहीं ना कहीं देश में जो सभ्यता और संस्कृति में जो विवाह नाम की संस्था को एक सत्यापन की दृष्टि से देखा जाता था, प्रत्यानन की दृष्टि से देखा जाता था, आज समाज में इस तरह के तलाक के मामले कोर्ट में बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं और यह कैसे समाज के लिए एक खतरे का संकेत है? सर मैं इसको अपने दृष्टिकोण से ऐसे देखना चाहूँगी कि कुछ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी विचारधारा नहीं बन रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, पर उनकी मतलब विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो समझ नहीं पाते कि पहले तो सब कुछ शादी से पहले अच्छा था, शादी के बाद अच्छा नहीं है, तो इसीलिए भी तलाक हो जाते हैं। कुछ आजकल की जनरेशन जो है वो ये चाहती है कि हम अकेले रहें, बिल्कुल अकेले, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, बल्कि ये सबसे ज़्यादा गलत है। और जो हमारे को इस मतलब बहुत सारी बीमारियों की ओर भी ले जाया जाता है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया लोगों के साथ जाके एज अ काउंसलर। तो जब लोग अकेले रहते हैं तो वो उल्टी सुल्टी सोच में पड़ जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाने लगते हैं कि हमारे पास हमारा पति रहे या हमारी पत्नी हमारे काबू में रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना भी हमारा संयुक्त परिवार रहेगा उतना ही हम अपने संस्कारों को बचा पाएंगे और शायद हम ये तलाक के मामलों से बच पाएंगे। दहेज एक बहुत बड़ा इशू है जो कानूनी रूप से तो भारत में मान्यता नहीं है, उस पर कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर शादी और विवाह नाम की संस्था में दहेज का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लेन देन होता ही है। इसीलिए सरकार ने कई तरह के स्कीम्स भी लाए, अंतर्जातीय विवाह को भी प्रमोट किया गया, उसमें एक तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटी भी किया गया। आप कैसे देखते हैं कि सामाजिक विकास में या महिलाओं के विकास में दहेज एक ऐसा इफ़ेक्ट है या फिर पुरुष प्रधान समाज होने का एक ऐसा बैकलॉग है जो महिलाओं की आबादी को बढ़ने नहीं दे रहा है? सर दहेज की रही बात, तो दहेज एक स्टेटस सिंबल है कि जिसके पास पैसा होता है वो अपनी शान शौकत उस हिसाब से दिखाता है कि हाँ मैं इससे अच्छी शादी करूँगा। अगर वही पैसा वो कुछ छोटी सी चैरिटी में या कुछ ऐसे लोगों में लगा दे या कुछ ऐसी लड़कियों को काम करने में लगा दे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, कि जिससे उनके घर का चूल्हा भी जले और ये दहेज प्रथा थोड़ी ख़त्म भी हो जाए, तो इससे भी समाज का उद्धार हो सकता है। बस घरेलू हिंसा तो महिलाओं के साथ साथ होती ही हैं, साथ साथ ऐसा माना गया है कई तरह के सोशल ऑडिट्स में कि जो परिवार के खास रिश्तेदार कैटेगरी के लोग होते हैं, बच्चों का सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन उन्हीं के द्वारा शुरू होता है। जब बच्चे टीन एज में होते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि सॉफ्ट टच क्या होता है, हार्ड टच क्या होता है। वो अपने पेरेंट्स से इस बात को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे करिकुलम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बायोलॉजिकल चेंजेस को काफ़ी लेटर स्टेज में बताया जाता है। तो ऐसे में परिवार में जो नारी शक्ति हैं, मातृशक्ति हैं,
उनके लिए ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि लड़कियां अपनी मदर से थोड़ा ज़्यादा क्लोज होती हैं कंपेयर टू एन अदर्स। तो क्या महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड करें कि हर तरह के सॉफ्ट टच और हार्ड टच को उन तक वो कम्युनिकेट कर पाएँ, जिससे कि उनको इनिशियल स्टेज में ही आने वाली घटना की ओर इशारा हो जाए? सर, जैसे कि अभी हम महिला शक्ति पे बात कर रहे हैं और महिला की अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं महिला ही बात करे। आजकल सिंगल पेरेंट्स भी बहुत हो गए हैं, बच्चों का अडॉप्शन वाला आजकल सिलसिला चल पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक पुरुष भी अपने बच्चे से इतना फ्रेंडली हो कि वो भी अपने बच्चे को बता पाए, ज़रूरी नहीं लड़कियों को, लड़कों को भी बता पाए कि एक हार्ड टच और सॉफ्ट टच क्या होता है। तो शायद अगर ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों से शेयर करने लगें, जैसे मैं भी एक पेरेंट हूँ और मेरे पास भी एक लड़की है, तो मैं उससे अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ कि बेटा आपको यहाँ पे ऐसे रहना है। सबसे पहले तो अपने बच्चों का माइंड वेकअप होना चाहिए कि आप उनको ये सिखाओ कि ये आपको कैसे देखता है। अगर आपको लगता है कि आपको वो फील अच्छा नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर, अगर बोल के नहीं बता पाते तो कुछ ऐसा इंडिकेशन दो अपने माँ बाप को जिससे पता लगे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है हमारे बच्चे के पास। क्योंकि आजकल इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है कि पेरेंट्स के पास भी समय नहीं रहता बच्चों को देने के लिए। तो इसीलिए माँ बाप की आड़ में वो तीसरा फ़ायदा उठा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है। सर, मैंने एक सर्वे में खुद देखा है कि लड़कों के साथ भी ये होता है। लड़कियां ज़्यादा ये होती हैं सर, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि लड़कियां अपनी बात किसी से कह नहीं पाती। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है 5 साल से लेकर 10 साल की एज में ये सेक्सुअल हरासमेंट शुरू हो जाता है। और आप सोच नहीं पाते कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। और कुछ जब लड़कियां बताती हैं या बच्चे बताते हैं तो पेरेंट्स ही अपने समाज के डर से अपने बच्चे को ही गलत कहकर चुप करा देते हैं। तो बताइए बच्चे का क्या कसूर है? बच्चा तो वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चे को कुछ होश ही नहीं रहता कि क्या करें। और कई जगह पे मैंने देखा है कि अगर बच्चा अपना मुंह खोलता है तो बच्चे की शादी करा दी जाती है छोटी सी एज में। तो जिस तरह की समस्या आप बता रहे हैं, इस तरह की समस्या को ही ध्यान में रखकर बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो लड़कियां को जन्म नहीं देना चाहते अभी भी सोसाइटी में। इसलिए अगर सरकारी आंकड़ों को माने तो देश में 72 करोड़ पुरुष और 67 करोड़ महिलाएं हैं। तो इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महिलाओं की आबादी पुरुषों की अपेक्षा कम गति से बढ़ रही है। तो एक तरह जहां कन्या भ्रूण हत्या को रोका गया है अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू PNDT एक्ट, तो उसके बाद भी अगर लड़कियों की आबादी नहीं बढ़ रही हैं तो क्या ये माना जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी कन्या भ्रूण हत्या अब इलीगल तरीके से देश में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है सर, 100% चल रहा है। कहते हैं हम कि आज भी आप कह सकते हो कि ये पुरुष का देश है, पुरुष चला रहे हैं, महिलाओं को तो कमान दे दी गई है सिर्फ दिखाने के लिए। आप बताइए ना मुझे, क्या आप समाज में किसी लड़की को बिना इग्नोर किए निकल सकते हो? चाहे वो 80 साल का बुढ़ा हो, चाहे वो 10 साल का लड़का हो। मैं गारंटी देती हूँ, आप चलिए मेरे साथ सर्वे पे, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, इतना पॉश इलाका दिल्ली का, डिफेंस कॉलोनी, 80 साल का आदमी जिसके पैर कब्र में लटके हैं, वो भी एक लड़की को देख के। लोग बोलते हैं ना कि नहीं लड़की छोटे कपड़े डालती है इसीलिए लोग उकसा दिए जाते हैं। नहीं, साड़ी में भी खड़ी होगी तब भी वो 80 साल का बुढ़ा उसे इग्नोर नहीं कर सकता। सर, कहाँ से आप चेंज करेंगे? अपनी सोच को बदले ना सर। इसका तो सीधा मतलब ये है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बिल्कुल। अब हर लोग इस तरह से सोच नहीं सकते और कुछ लोगों के आधार पे हम एक मैस इम्पैक्ट नहीं बना सकते। सर बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आज हम देखें कि महिलाएं बहुत सारी अवेयर भी हो गई हैं, और जैसे पहले लोग बहला लेते थे, फुसला लेते थे, और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो सब कुछ सबको पता होता है, वायरल हो जाती हैं वीडियो। पर मैंने देखा है कि अगर आप सच में महिलाओं को आगे करना चाहते हैं ना, तो एक कैंपिंग शुरू करिए। मैं गारंटी देती हूँ, जहाँ हमें इतने साल लगेंगे ना, वो 5 करोड़ का डिफरेंस करने में गारंटी देती हूँ सर, 10 साल में तो यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे बराबरी के मामले में। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति के मुद्दों पे अपनी राय भी सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रखते ही हैं। ऐसे में क्या देश के संवैधानिक संस्थाओं को वार्ड से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं को
पार्लियामेंट में 50% का रिजर्वेशन देना चाहिए। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है कि ये महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने से क्या वो महिलाएं आगे आ पाएंगी, या फिर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल विरासत हैं उसी के परिवार की महिलाएं उसे रिप्रेजेंट करेंगी? सर, अगर आज की बात करूं तो ये 50% ज़रूर होना चाहिए। और जैसे कि माननीय हमारे योगी सर रहे और मोदी जी रहे, तो गारंटी है कि हम अपनी बात कह भी सकेंगे और हम ये जंग जीत भी सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में ज़रूर पार्लियामेंट में 50% मेरी उम्मीद है कि महिलाएं दिखेंगी आपको। आखिरी कमेंट, जैसा कुछ देर पहले आपने कहा कि पुरुषवादी सोच इस तरह की हो गई हैं कि उन्हें हर लड़कियों में, हर महिलाओं में एक कॉमन चीज़ दिखाई देता है, तो क्या ऐसे पुरुषवादी सोच के लिए आपके क्या मैसेज हैं? और जो आप नेशनल लेवल पे एक मूवमेंट चला रहे हैं, उस मूवमेंट को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर, अगर मेरा बस चले तो मैं तो जो पुरुष मेरे को दिखे ना कि ये ऐसा सोच रहा है, मैं तो ऑन द स्पॉट उसको मार दूं गोली से। मुझे वो क्राइम करने में कोई डर नहीं है। जैसे आजकल योगी जी ने एक कैंपिंग चला रखी है ना, तो लोग बोल रहे हैं मारो मत, अंदर डाल दो। तो वही मैं एक चाहती हूँ कि वही एक कैंपिंग चल जाए, ताकि अगर एक मरेगा ना तो 100 अपने आप संभल जाएंगे। और महिला को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने हक के लिए। सर, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी से कोई लेना देना है, पर मैं समाज के लिए एक ऐसा कुछ करके जाना चाहती हूँ ना, जिससे मेरा ये जीवन व्यर्थ ना हो, कि हाँ वाकई में कोई कहे कि एक महिला ने आवाज़ उठाई तो पीछे 1000 महिलाएं खड़ी हैं। तो उषा जी का ये कहना है कि मॉब लिंचिंग होनी चाहिए, हर चौराहे पर मॉब लिंचिंग होनी चाहिए, लेकिन वो मॉब लिंचिंग सिर्फ और सिर्फ महिला अधिकारों के लिए होनी चाहिए, देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए होनी चाहिए, जहां महिलाएं आज भी जननी मानी जाती हैं, राम की पत्नी सीता मानी जाती हैं। और महिला अधिकारों को लेकर अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी के 75 साल के बाद भी महिला हाशिए पर रहेंगी, तो इस लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार और क्या हो सकता है। इसी बीच हम चलते चलते एक फाइनल कमेंट दे रहे हैं। ये कमेंट शास्त्रों में लिखा गया था, त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाय कुतो मनुष्य। आज इसको वुमेन एम्पावरमेंट के स्पेशल रिजोल्यूशन से महिलाओं को सिर्फ उनके चारित्रिक आधार पर अंडर एस्टिमेट करने की जगह उनके बौद्धिक संपदा को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो देश के 50% आबादी, देश की ये नारी शक्तियाँ देश के दशा दिशा को बदलने में क्रांतिकारी योगदान होगा।